Assalamu alaikum student, this video is for class 6A and B. Today we will read chapter 4 agriculture. बच्चों, आप लोग को पता है एग्रीकल्चर का मतलब खेती बाड़ी होता है, ओके, जहाँ ज़मीन पे काश्तकारी करके फसलें उगाई जाती है। तो एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एगर एंड कल्चर। एगर का मतलब होता है फील्ड और कल्चर का मतलब होता है आर्ट ऑफ कल्टीवेशन। मतलब फील्ड पे, ज़मीन पे किस तरह से काश्तकारी की जाए, एक तरह का आर्ट होता है ताकि उसे फसलें उगाई जाए। ओके, सो इट इज़ thus the science of cultivating land to grow crops and rear livestock such as sheep, goat, cows, buffaloes, ducks, chickens and also fish. Okay, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसी काश्तकारी है, एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे ज़मीन पे फसलें उगाने के साथ रियर लाइफ स्टॉक भी होता है, जहाँ पे जितने सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो लोग खाते पीते हैं, चरते हैं। ओके, जिसको रियर बोला जाता है। ओके, इसके अलावा हम लोग सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे। ओके, मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग साथ में देखें। अर्ली ह्यूमंस लेड अ नोमैडिक लाइफस्टाइल बाय हंटिंग एंड गैदरिंग फूड मोस्टली इन द फॉरेस्ट। ओके, क्या बोल रहा है वो? अर्ली ह्यूमंस यानी पहले टाइम में लोग जो है नोमैडिक लाइफ स्टाइल को सरवाइव करते थे। नोमैडिक का मतलब होता है खाना बदोशी की ज़िंदगी, यानी लोग एक जगह नहीं रहते थे, यानी जगह जगह खाने की तलाश में और शिकार करते थे और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, खीमे लगा के। ओके, जैसे कि ये पिक्चर्स में आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से लोग खीमे में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। मतलब उस वक्त लोग खाने की तलाश में इधर उधर ज़िंदगी गुजारा करते थे। ओके, जंगलों में या फिर किसी खाली ग्रासलैंड एरिया में। ओके, इस तरह से तो लोग पहले नोमैडिक लाइफस्टाइल को सर्वाइव करते थे। विद टाइम they learn to domesticate animals and grow crops. Okay, टाइम के साथ उन लोगों ने सीखा कि किस तरह से एनिमल को यानी जानवरों को पाला जाएगा और फसलों को उगाया जाएगा। ओके, दैट इज़ हाउ दे डेवलप्ड अ सेटल्ड लाइफ स्टाइल। उसी के साथ उन लोगों ने एक सेटल्ड लाइफ स्टाइल को डेवलप किया, तरक्की किया, यानी एक इंसान किस तरह से एक जगह रहकर सेटल्ड होता है, ज़िंदगी गुजारता है, यानी वो लोग इधर उधर भटकते नहीं हैं। तो उन लोगों ने टाइम के साथ ये सब सीखना शुरू किया। प्रिमिटिव टूल्स सच एज हो एंड सिकल। ओके, ये दो टूल्स औजार थे जिसकी मदद से लोग जो है ज़रात यानी खेती बाड़ी करते थे। ओके, उस टाइम ये हो एंड सिकल दो औजार की मदद से खेती बाड़ी की जाती थी और लोग अपनी हिफाजत भी किया करते थे। ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम द नीड टू प्रोड्यूस more for the growing population drove people to find out modern means of farming that use machines such as tractors and combined harvesters, chemical fertilizers, pesticide, irrigation facilities and many others such as useful inputs that are required to reap a good harvest. Okay, वक्त के साथ साथ यानी वक्त गुज़रने के साथ साथ लोगों ने अपनी ज़रूरतों को महसूस किया, आबादी बढ़ी। ओके, मॉडर्न ज़माना आया, उसके साथ साथ लोगों ने अपनी फार्मिंग का तरीका चेंज किया, मेथड्स को चेंज किया, यानी खेती बाड़ी जो पुराने तरीक़ों से की जाती थी अब नए तरीक़ों से, नए मशीन के साथ, नए औजार के साथ होने लगे। मशीन यूज़ होने लगा। पहले हाथों की मदद से खेती बाड़ी होती थी। ओके, अब मशीन के ज़रिए खेती बाड़ी होती है, ट्रैक्टर यूज़ होता है। ओके, हार्वेस्टिंग पहले हाथ से होता था, अब मशीन के ज़रिए और ट्रैक्टर्स के ज़रिए होते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, अब पहले मैनुअल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, यानी खाद। ओके, फर्टिलाइज़र खाद को बोलते हैं जो बीज देने के समय दिया जाता है। ओके, पेस्टिसाइड यूज़ होने लगा अब। ओके,
इरिगेशन फैसिलिटीज़ अब नए मेथड से दिए जाने लगे। इरिगेशन का मतलब होता है जहाँ ज़मीन पे पानी दे के फसलों को उगाया जाए, यानी पानी की सिंचाई को इरिगेशन बोला जाता है। ओके, दैट इज़ वेरी यूज़फुल टू ग्रो क्रॉप्स। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किस तरह का जोग्राफिकल कंडीशन चाहिए जिससे कि फसल अच्छी होगी। ओके, यानी हम लोग जिस क्लाइमेट में रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो हर क्लाइमेट एटमॉस्फेयर के लिए हर तरह का फसल नहीं ग्रो करता है। ओके, तो यहाँ पे जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है फार्मिंग के लिए वो होता है क्लाइमेट नंबर 1। ओके, सॉइल होता है, टोपोग्राफी होता है, और चौथा रेनफॉल। ओके, तो 1 बाय 1 मैं आपको बताऊँगी कि क्लाइमेट होता क्या है। ओके, सबसे पहले क्लाइमेट में आप देखें यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट में कि हॉट एंड ह्यूमिड लैंड्स आर सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स सच एज कॉटन, शुगर केन, जूट एंड राइस। ओके, यानी हॉट एंड ह्यूमिड यानी ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड वाला, जिसमें यानी जिस क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, इस तरह का क्लाइमेट कॉटन, शुगर केन, जूट के लिए सूटेबल होता है। कूलर एंड ड्रायर प्लेस आर मोर सूटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट, कॉर्न एंड मस्टर्ड। कूलर और ड्रायर यानी ठंडी और खुश्क हवा जो होती है वो व्हीट, मकई, गेहूँ, मकई और मस्टर्ड के लिए सूटेबल होता है। वेरी ड्राई और वेरी कोल्ड कंडीशंस आर नॉट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। बहुत ही ज़्यादा ड्राई और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कंडीशन वाला जो वेदर होता है वो बिल्कुल किसी भी क्रॉप्स के लिए सूटेबल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ हम लोग देखेंगे सॉइल। ओके, सॉइल यानी मिट्टी। हर क्रॉप जो है हर मिट्टी के लिए सूटेबल नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे नंबर 1 में शर्नज़म ऑफ रशिया इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली फर्टाइल एज इट इन रिच इन ह्यूमस। ये मिट्टी जो होती है रशिया में होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फर्टाइल होती है, और वो उसमें ह्यूमस बहुत ही ज़्यादा होता है, और ह्यूमस होने से मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ह्यूमस क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि ह्यूमस वो मिट्टी होती है जिस मिट्टी में डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स मिल के उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और जब वो बिल्कुल मिल जाता है तो वो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। उस तरह की मिट्टी को हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ अगेन अ क्रॉप may also be found to be extremely suitable for a particular type of soil. For example, cotton grows। यहाँ क्या बोला है कि कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सॉइल से रिलेट करते हैं और उसी पे ही वो ग्रो करता है। जैसे कि कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल पे ही ग्रो करता है, जो कि दक्कन प्लेटू यानी इंडिया में होता है। वाइल द टेरा रॉक्सा सॉइल ऑफ ब्राज़ील इज़ एक्सलेंट फॉर द ग्रोइंग कॉफ़ी। ओके, कॉफ़ी के ग्रोइंग के लिए टेरा रॉक्सा सॉइल जो है ब्राज़ील में है वो एक्सलेंट होता है। ओके, लैटराइट सॉइल आर आइडियल फॉर द ग्रोइंग टी। लैटराइट सॉइल जो है वो टी के लिए बहुत अच्छा होता है। थर्ड टॉपिक इज़ टोपोग्राफी। ओके, टोपोग्राफी क्या होता है यानी हमारी ज़मीन का लेवल कैसा है। ओके, वो हम लोग जैसे कि हम लोग वेस्ट बंगाल कोस्टल एरिया में रहते हैं, सबसे नीचे रहते हैं, लो लाइंग एरिया है ये। ओके, तो यहाँ पे फसल बहुत अच्छे से उगेगी। यहाँ की ज़मीन की मिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है क्योंकि हम लोग रिवर बेसिन एरिया में रहते हैं। ओके, तो रिवर बेसिन आने पानी के साथ साथ जो मिट्टी लाती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ओके, उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जिस एरिया का जो टोपोग्राफी यानी हाइट जो होता है ज़मीन का वो अगर ऊंचा है, जैसे कि पहाड़ी एरिया, ओके, तो वहाँ की जो फसलें होती है वो उस तरह से ग्रो करेंगी। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि लैंड कैसा है, हमारा नीचा है, मीडियम है या हाइट वाला है। ओके, तो सबसे पहला लेवल लैंडस्केप यानी लेवल में जो रहता है, ना ज़्यादा हाइट वाला ज़्यादा ना लो। ओके, ऑलवेज हेल्प इन प्लाउइंग। ओके, वो हमेशा हेल्प करता है इरिगेटिंग में, हार्वेस्टिंग में। ओके, लुक एट द फिजिकल मैप। आप लोग देखोगे फिजिकल मैप में तो वर्ल्ड में शो करेगा फार्मिंग एरिया कहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है। तो प्लेन्स एरिया जो बिल्कुल लो लाइंग एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इसके लिए, फार्मिंग के लिए। ओके, ऑन द अदर हैंड क्रॉप्स सच एज tea and coffee grow better on hill slopes as it cannot withstand stagnant water at the base of the plant। वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हिली एरियाज़ होता है यानी पहाड़ी इलाका जहाँ पे होता है वहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉफ़ी और टी जो है वहाँ पे बहुत अच्छा से ग्रो करता है। ओके,
क्योंकि टी और कॉफ़ी के लिए ऐसी ज़मीन चाहिए जहाँ पे पानी रुके ही नहीं, ओके, वो बह जाए, ओके। अगर पानी वहाँ रुकेगा तो फसल ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह के ज़मीन में कॉफ़ी और टी बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है, ओके। अब फिर देखेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट में, क्रॉप सच एज राइस एंड जूट दैट रिक्वायर मोर वाटर एंड आर आइडियली ग्रोन lowlands, ओके। ये जो 3 फसल यहाँ पे बताया गया है, दो राइस एंड जूट जो ये ग्रो करता है वो बिल्कुल लोलैंड एरिया में ग्रो करता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग फसल, अलग अलग क्रॉप जो है उसकी ज़मीनें भी अलग अलग होनी चाहिए, ओके, तभी जाके वो ग्रो करेगा, क्योंकि उस तरह की क्रॉप्स, उस तरह की ज़मीन, उस तरह की जोग्राफिकल कंडीशन के लिए ही सूटेबल होता है, ओके। Sometimes broad strips have to be cut on highlands such as mountain slope to get the flat terrain required for cultivation of these crops. This is known as terrace cultivation. तो sometimes हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमको पॉपुलेशन है, नीड है, डिमांड्स है फसल का, क्रॉप्स का, और लेकिन वहाँ पे हम लोग देख रहे पहाड़ी एरिया में सिर्फ टी और कॉफ़ी का ही कल्टीवेशन हो रहा है, बाकी जितनी फसल है उसका नहीं हो पा रहा है। तो उसको मतलब कि मैनेज करने के लिए और आबादी को यानी लोगों को खाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस तरह के सिचुएशन को वो लोग बनाते हैं, यानी पहाड़ को टेरेस यानी सीढ़ी की तरह उसको ढलान करते हैं, ताकि वहाँ पे बाकी क्रॉप्स को भी वो लोग खेती बाड़ी कर सके और वहाँ पे फसल उगाई जा सके, ओके। तो इस तरह की खेती बाड़ी को यानी फार्मिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस कल्टीवेशन। जैसे कि आप लोग पिक्चर्स में देख रहे हो, ये किस तरह से जो है वो मतलब कि सीढ़ी की तरह बना हुआ है, और यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह के फसल को उगा सकते हैं, ओके। तो इस तरह की कल्टीवेशन को हम लोग बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन, ओके। आई होप बच्चों आप लोग को ये अब टॉपिक समझ आया होगा। इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज में आप लोगों के लिए दिए हैं, जो कि पेज नंबर 51 में है। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ए, व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीकल्चर। हम लोग एग्रीकल्चर से क्या समझते हैं, जो फ्रंट पेज में इसका आंसर है, हाउ डिड इट चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ अर्ली ह्यूमंस। किस तरह से अर्ली ह्यूमंस अपने लाइफस्टाइल को वक्त के साथ चेंज किया, ये भी आपको फ्रंट पेज में ही मिलेगा। 8 बी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3 जोग्राफिकल कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। आप लोग को 3 जोग्राफिकल कंडीशन बताना है जो कि क्रॉप्स की कल्टीवेशन में असरअंदाज होता है यानी इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 3, व्हाट इज़ टेरेस कल्टीवेशन, जो कि पेज नंबर 42 में है, ओके। आई होप आपको ये 3 सवाल के जवाब आराम से मिल जाएंगे, ओके। ठीक है, फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर को सॉल्व करना है, और ये आपके कमेंट बॉक्स में आपको इसको बताना है कि आपने ये असाइनमेंट किया है या नहीं। आई होप कि आप लोग को करना है ये, तो ठीक है। फिर थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।